चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे आगे। अभी तक अपन ने समझा कि इंडिया नेम प्लेट समझी, इंडिया है क्या वो समझा, प्रियम्बल में समझा अपन जाना कहाँ चाहते हैं। अब नेक्स्ट इंडियंस कौन है बेसिकली। सो चलो ठीक है, मैं अगर तुमको ऐसे लेकर चलूँ कि भाई आज की तारीख में तुमसे पूछो कि भैया यहाँ पर तुम्हारा बर्थ हुआ है तो तुम क्या इंडियन हो, तो तुम बोलोगे ये सर ऑब्वियसली हम इंडियन है। लेकिन मैं अब तुमको लेकर जा रहा हूँ पास में, मैं लेकर जा रहा हूँ 26 जनवरी 1950 की सुबह। सर हमारी सुबह 12 बजे होती है, नहीं तब फ़ोन नहीं थे ना। 26 जनवरी 1950 की सुबह सुबह आप उठे, पता पड़ा कि भैया इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन मिला, इंडिया एक रिपब्लिक बन चुका है जिसको आज अपन रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इन्हें पूछा कि 26 जनवरी 1950 को भैया आप इंडियन हो क्या। तो फिर अपने दिमाग में कई क्वेश्चंस अराइज होना चालू होते हैं। वो कैसे अराइज होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के दिमाग में भी अराइज होना चालू हुए थे कि भाई कुछ तो यहाँ से बाहर चले गए, पार्टीशन में कुछ पाकिस्तान में गए, कुछ पाकिस्तान से इंडिया गए, कुछ इंडिया पाकिस्तान के बाहर हैं। तो ये सारी चीज़ों को आंसर करने के लिए ये तो बताना था ना भैया कि 26 जनवरी 1950 को इंडियन है कौन। भाई हो सकता है ना कोई फ्रेंच सिटीजन उस दिन इंडिया में रह रहा हो तो वो क्या इंडियन सिटीजन हो जाएगा क्या, नहीं। तो 26 जनवरी 1950 को कौन इंडियन सिटीजन है ये कॉन्स्टिट्यूशन को बताना था। भाई इसके बिना अपन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि इंडियन है कौन। आप बोलोगे सर सिटीजन रिकॉग्नाइज करना ही क्यों है। अरे भाई बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कैसे चलेगा, किस पे क्या अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें फ़र्क पड़ता है कि ये सिटीजन है कि नहीं है। तो सिटीजन आइडेंटिफाई करना एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडियन सिटीजन है कि नहीं। अब उस टाइम पे कोई एक्ट वैक्ट तो एग्जिस्ट करता नहीं था। अब 26 जनवरी को कैसे पता पड़ेगा भाई कौन सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही 5-6 आर्टिकल डाले, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, जिसमें उन्होंने डिफाइन करा और आइडेंटिफाई करा कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा कब, 26 जनवरी 1950 को। आज की तारीख का नहीं, आज की तारीख का तो अपन आगे उसी में आर्टिकल 11 आर्टिकल 10 में पढ़ेंगे कि भाई उसमें ऐसा लिखा गया कि पार्लियामेंट को पावर दे दी आगे तो आइडेंटिफाई करने को, जिसकी वजह से पार्लियामेंट ने इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 5 साल बाद ही एक एक्ट बना दिया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को तो आइडेंटिफाई करना था ना, वो आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन करके देता है। अब आप समझो कि यूपीएससी या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस उठा के नहीं पूछते, इसलिए सिटीजनशिप थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो फंक्शन था ना वो उसी दिन जाकर खत्म हो गया। क्योंकि उसके बाद जितना भी सिटीजनशिप आपका चल रहा है वो चल तो एक्ट के अकॉर्डिंग रहा है। तो उस टाइम पे कौन सिटीजन था उसने बस वो डिफाइन करा एंड देन रेसिडुअल उसने छोड़ दिया, भैया पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो जब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा तो फिर उसका वहां पर काम खत्म हो गया। जब उसका काम ही खत्म हो गया तो आज तारीख में उसके क्वेश्चंस बनना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन उसकी थीम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेसिस पे आगे क्या कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुई थी। असम अकॉर्ड आया था, जब रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स हुआ था इंडिया में वो आया था। देन उसके बाद क्या हुआ था कि अभी रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में। तो बहुत बोर्ड वाला था कि भैया ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है वो है। तो अपन ये पूरा थीम समझेंगे बिकॉज ये थीम समझ के ही अपन ये समझ पाएंगे कि भाई सीएए एक्चुअली था क्या और उसको कैसे पोर्ट्रे किया गया और क्यों अपन को एक अवेयर सिटीजन होना चाहिए, जिस वजह से अपन को पता पड़े कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो एक्चुअल प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है कि वो एक्चुअली प्रोटेस्ट होने की चीज़ लायक है कि नहीं। तो ये जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है ना ये एक नॉर्मल सिटीजन में होनी चाहिए, जो कि अपने आप पर थोड़ी सी कम एग्जिस्ट करती है बिकॉज अपन इन्फ्लुएंस होते हैं किससे, न्यूज़ से, अपन इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से। तो इस वजह से आप बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ एक्चुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसलिए अपन को ये थीम थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी। अपन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, अपन बेसिक बेसिक आर्टिकल्स के वो पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद अपन उसको आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने पहले 1 से 4 में क्या करा था आइडेंटिफाई कि भैया इंडिया क्या है, एंड देन 5 से 11 में अपन क्या करेंगे, इंडियंस कौन है। भाई ऑब्वियसली क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए आप कि पहले तो क्या है इंडिया वो समझा, 5 से 11 में इंडियंस कौन है। ठीक है, चलो अब क्या होता है 5 से 11 का एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 5 क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिटीजन्स, 6 माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, 7 माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, अब्रॉड वाले वॉलेंट्री फॉरेन सिटीजनशिप, कंटेनेंस ऑफ सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्स पार। सर कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया भाई, मैंने अभी समझाया नहीं तो समझ में आएगा क्यों। मैं अब एक एक करके आर्टिकल एक एक समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं आर्टिकल 5 को। चलो वापस से मैं आपसे पूछता हूँ आज की तारीख में कि आप सिटीजन हो कि नहीं। तो मेरे को ये आंसर नहीं चाहिए कि आप हो कि नहीं, मेरे को ये आंसर चाहिए कि आप ये देखोगे कहाँ पे। भाई आपको बुक कौन सी पलट के देखोगे कि कहाँ पे लिख रहा है कि मैं सिटीजन हूँ, तो ये आप कहाँ पर देखोगे। आप बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा मैं सिटीजन हूँ कि नहीं। गलत।
आज की तारीख में आप चेक करोगे कि कौन सिटीजन है कि नहीं, तो आप जाओगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। बट अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे 26 जनवरी 1950 को पूछता कि भाई आप सिटीजनशिप हो कि सिटीजन हो कि नहीं, भाई 1955 में एक्ट आया, तब तो कोई एक्ट नहीं था। तो 26 जनवरी 1950 को जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अपना आया, उस दिन सिटीजन हो कि नहीं आप, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली आंसर करता है। बस यही फर्क है। अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई सबसे बेसिक आर्टिकल की आर्टिकल 5 कि सिटीजन कौन, जो एग्जिस्टिंग, जैसे पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद एक हिस्सा पाकिस्तान गया, एक हिस्सा इंडिया भारत में बचा, जो भारत में बचा उस भारत के हिस्से बचे हुए हिस्से में ही आप अगर पैदा हुए हो तो आप सिटीजन हो कि नहीं, वो क्वेश्चन आता है। तो एवरी पर्सन शैल बी सिटीजन इफ, सबसे उसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस क्या है कि ही हैड डोमिसाइल इन इंडिया। अभी मैं आपको डोमिसाइल का मतलब समझता हूँ। एंड आप समझना यहाँ पर और नहीं लिखा है, यानी कि डोमिसाइल कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। एंड इन तीनों में से एक सिचुएशन क्या, या तो वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या ईदर ऑफ पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या फिर इंडिया में रेसिडेंट हो 5 साल इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट। तीन कंडीशंस लिखी इन्होंने, क्या बोला कि भैया डोमिसाइल होना चाहिए, उसके साथ साथ इन तीनों में से कोई भी एक होगी तो चलेगा। भाई डोमिसाइल और बॉर्न इन इंडिया, यस सिटीजन। डोमिसाइल और ईदर पेरेंट इन इंडिया, भले बॉर्न बाहर हुआ हो, यस सिटीजन। डोमिसाइल एंड हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया 5 years इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट, यस सिटीजन। तो तीनों एक साथ होनी जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई भी एक होनी जरूरी है, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल कंपलसरी सिचुएशन है। रीजन डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है वो अपन अभी समझते हैं। डोमिसाइल मतलब कि जहां आपका परमानेंट होम है। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज अभी पढ़ाई करने के लिए, आप वैसे राजस्थान से बिलोंग करते हो, पर अभी पढ़ाई करने के लिए सपोज आप अपना घर छोड़ के आप दिल्ली में आकर पढ़ाई कर रहे हो, तो दिल्ली आपका परमानेंट होम हुआ क्या, नहीं, आपका परमानेंट होम क्या हुआ, राजस्थान। आप ऐसा मानते हो कि यार मैं राजस्थान में ही आगे जाकर परमानेंटली रिसाइड करूंगा, तो राजस्थान आपका डोमिसाइल हुआ, दिल्ली आपका डोमिसाइल नहीं हुआ। तो डोमिसाइल के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, परमानेंट होम, है ना, ठीक है। तो जो आपका परमानेंट होम है ना, जहां पर अगर दिल दिमाग है, वो आपका डोमिसाइल कहलाएगा, ठीक है। तो अ टूरिस्ट फ्रॉम फ्रांस स्टेइंग इन दिल्ली फॉर 2 years, भाई 2 साल के लिए दिल्ली में है, यहीं पर ही है, वो लिव्स इन इंडिया, तो उसका यहाँ पर लिव्स इन इंडिया, यस। डोमिसाइल इंडिया है क्या, नहीं। तो सिटीजन है क्या, नहीं। अ पर्सन born in Lahore before partition but permanently settled in Delhi intending to stay forever, domicile, yes। भाई उसका कहाँ, पहले कहाँ था, लाहौर, उसका परमानेंटली सेटल्ड इन दिल्ली, यानी कि उसने डोमिसाइल क्या अपना चेंज किया, दिल्ली, तो सिटीजन बन सकते हैं क्या, यस। कैसे, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 5 की कुछ कंडीशंस। अपन बहुत ज़्यादा कंडीशंस में नहीं घुसेंगे, अपन को एक ओवरव्यू लेना है कि भाई आर्टिकल 5 किसको डील कर रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर आप इंडिया, इधर आपका बर्थ इंडिया में हो, इधर पेरेंट का बर्थ इंडिया में हुआ हो, या फिर आप 5 साल बीते हुए 5 साल में आप इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप आर्टिकल 5 के तहत मिल जाएगी। शर्त यह है कि आप डोमिसाइल होने चाहिए। तो डोमिसाइल इज अ कंपलसरी सिचुएशन, अदर 3 में से कोई भी कंडीशंस हो सकती है। अब सर पूछोगे कि सर आपने 3 कंडीशंस क्यों दी, अरे भाई बहुत सिंपल है यार, क्योंकि इंडिया में अभी पार्टीशन हुआ है, अभी लड़ाई झगड़े खत्म हुए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, अभी किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो पार्टीशन ऐसा नहीं था कि एक दिन में आकर खत्म हो गया था, वो ईयर लॉन्ग चल रहे थे, ईयर्स लॉन्ग की पार्टीशन, ईयर लॉन्ग्स का वायलेंस, ईयर लॉन्ग्स का सब कुछ मूवमेंट चल रहा था। तो इसलिए हमने 3 रास्ते छोड़े, सिंपल से, क्योंकि डोमिसाइल अपन ने कंपलसरी सिचुएशन छोड़ी ना, तो अपन ने क्या कहा, भैया सबसे पहली कंडीशन कि आपका मन एंड आपका परमानेंट रेसिडेंट इंडिया होना चाहिए। उसके अलावा तीनों में से आप कहीं पे भी फिक्स हो रहे हो ना, तो आपको इंडियन सिटीजन सिंपल वे में आर्टिकल 5 में इंडियन सिटीजन कंसिडर करा जाएगा। चलो ठीक है, तो डोमिसाइल एक मैंडेटरी है, बाकी बर्थ, पेरेंट और रेसिडेंस ये तीनों ऑल्टरनेटिव्स हैं, तीनों में से कोई भी एक चलेगा तो हो जाएगा, ठीक है। विदाउट डोमिसाइल आर्टिकल 5 कैनॉट अप्लाई, आर्टिकल 5 के लिए डोमिसाइल एक का परमानेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉरएवर, ठीक है, इसको अपन आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट अपन आते हैं कि इसमें क्या होता है, एक पॉसिबल सिंपल सा, मैंने कहा कि कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए क्वेश्चन डाल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 5। भाई एसेंशियल मतलब कम से कम ये तो होना ही चाहिए। तो क्या है, बर्थ इन इंडिया ऑल्टरनेटिव था, रेसिडेंस पहली बात तो 10 years नहीं था, नॉलेज ऑफ इन इंडियन लैंग्वेज, ये सारी चीजें अभी बात अपन ने करी ही नहीं है, ये अपन आगे करेंगे। लेकिन डोमिसाइल इन इंडिया क्या था, अब सपोज हमें बर्थ इन इंडिया, पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, या 5 years वाली कंडीशन, वो तीनों भी लिख देते ना, तो भी अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डोमिसाइल तो होना ही चाहिए, फिर अपन सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। अंडर आर्टिकल 5 डोमिसाइल इंडिया मस्ट बी अकम्पनीड बाय एनी ऑफ 3, ये और लिखा है ना, इस वजह से सही है। अगर यहाँ पर एंड लिख देते, एंड मतलब ये भी कंपलसरी और ये भी कंपलसरी, तो कंपलसरी नहीं है। तो आप एक बात समझो कि आपका उस टाइम में प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपने खटाखट 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 ही पढ़ लिया और बोला कि अरे तो तीनों मैंने पढ़े, हाँ तीनों सही है, तीनों पे ऑल 3 कर दिया, गलत। ये और एंड भी एक आंसर बदल सकता है, ठीक है।
चलो, अभी क्या होता है कि ये तो अपन ने बहुत सिंपल सिचुएशन अराइज कर ली कि भैया आर्टिकल 5 क्या आंसर कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पैदा हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये इतना सिंपल उस टाइम पे नहीं था। अभी जस्ट पार्टीशन हुआ था, कोई लोग इंडिया पाकिस्तान से इंडिया आए थे उठ के, कोई लोग इंडिया से उठ के पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनको बाद में फील हुआ कि नहीं यार हमको इंडिया में वापस जाना, तो कोई लोग वापस आए थे। कोई लोग उस टाइम पे इस पार्टीशन में काम धंधे की वजह से सपोज बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, देन उसके बाद आपका अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यहाँ पर काम करने के लिए गए हुए थे। तो जो ये लोग इधर उधर काम करने के लिए गए हुए थे, तो उन लोगों को भी सिटीजनशिप चाहिए थी, किसी को चाहिए थी, किसी को नहीं चाहिए थी। तो वो सारी चीज़ें कौन, ये आर्टिकल 5 में तो अपन ऐसी कोई बात कर ही नहीं। अब सपोज कि कोई इंडिया से पाकिस्तान चला गया, लेकिन पाकिस्तान में उसका नहीं लगा, तो वो वापस इंडिया आना चाहा, तो उसको क्या सिटीजनशिप नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी? तो से 26 जनवरी 1950 को। तो वो आंसर कहाँ करा आर्टिकल 5 ने? तो आर्टिकल 5 ने एक सिंपल केस पकड़ा। तो अपन नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस अपना आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 का अपन ने क्या करना है कि आपको एक क्या है, एक फैमिली है जो कि आप समझो कि लाहौर में रह रही थी, जो कि पहले अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था। लेकिन लाहौर में जब वायलेंस ब्रेक हुआ, देन उसके जब पार्टीशन हुआ, तो लाहौर से उठ के आ गए वापस से इंडिया। जब इंडिया आए तो फिर उनसे पूछा भैया कि आप इंडियन हो कि नहीं हो? अब वो बोले यार हम तो बचपन से खुद को भारतीय समझते थे, हम तो इंडियंस ही हैं, लेकिन जहाँ हम रहते थे अब वो पाकिस्तान कहलाता है, तो हम इंडियन सिटीजन है कि नहीं? ये आंसर कौन करेगा? ये आंसर अपना कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 6 के तहत। तो सिंपल सा अपन को समझने की आर्टिकल 6 क्या आंसर कर रहा है कि भाई जो फैमिलीज, जो सिटीजन पाकिस्तान यानी कि डिवाइडेड इंडिया का पार्टीशन होने के बाद जो टेरिटरी पाकिस्तान को चली गई, उस पाकिस्तान में वो पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद वो इंडिया में मूव कर गए, तो वो लोग जो हैं उन लोगों की सिटीजनशिप कैसे ग्रांट होगी? तो वो सिटीजनशिप कैसे ग्रांट होगी? आर्टिकल 6 के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि ऐसे लाखों लोग हैं, ऐसे नहीं कि कुछ हैं, लाखों लोग हैं जो पाकिस्तान से इंडिया हैं और खुद को इंडियंस ही मानते हैं और उनको इंडियन सिटीजनशिप ही चाहिए। तो ऑब्वियसली अपन उनको एक ओपन हार्ट से वेलकम करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखना आप दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ है, एक अपन को उसका डेट याद रखनी, 19 जुलाई 1948, क्योंकि इस डेट से पहले जो आया ना, इफ एनी पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। वो वही कंडीशन वापस वही सेम, इधर द पर्सन और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तीनों अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, एक कंडीशन। ठीक है, तो अगर 19 जुलाई 1948 से अगर आप पहले आए हो इंडिया में, तो तीन में से एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। और लिखा हुआ है या तो खुद इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया पैदा हुए हो, या फिर इधर ऑफ द पेरेंट्स, या फिर एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन, वो जब इंडिया आए ना माइग्रेशन के बाद से, यानी कि ये सारी बातें तो 1950 में अपन को दे रहे हैं सिटीजनशिप। अब सपोज उन्होंने 1948 के पहले माइग्रेट किया था, 19 जुलाई, सपोज उन्होंने जनवरी 1948 में माइग्रेट किया था, तो जनवरी 1948 से लेकर उसके बाद तक, डेट ऑफ माइग्रेशन से लेकर, वो ऑर्डिनरीली इंडिया में ही रेसिडेंट रहे हैं, तो उनको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पर्सन डायरेक्टली इंडियन सिटीजन बन जाएगा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। वापस से देखते हैं, आर्टिकल 6 उन चीज़ों को आंसर कर रहा है जो फैमिलीज पाकिस्तान से उठ के इंडिया में आए थे, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे और उसके बाद वो ऑर्डिनरी इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, और या तो वो खुद या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बर्थ हुआ था अनडिवाइडेड इंडिया में, तो उनको सिंपल विदाउट रजिस्ट्रेशन एक उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये 19 जुलाई 1948 तो हमने कभी सुना ही नहीं, हमने तो भाई 1947 में अपना आज़ादी मिली, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसके बीच में पार्टीशन हुआ। एक्चुअली क्या था, 19 जुलाई 1948 में अपनी सरकार ने एक परमिट सिस्टम लगाया था। इस तारीख से एक परमिट सिस्टम लगा था जिसमें पाकिस्तान से एंट्री के लिए परमिट लगना चालू हुआ था। इससे पहले कोई परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए अपन ने 19 जुलाई 1948 पकड़ा है। ठीक है, चलो ये तो एक कैटेगरी। अब उनका क्या, जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, या लेकिन 1950 से पहले आए, भाई 19 जुलाई 1948 के जो बाद आएंगे और अपना जनवरी 1950 से पहले आएंगे, इन दोनों के बीच में जो आए हैं उनका क्या, वो आ रहे हैं जब परमिट सिस्टम में एप्लीकेबल हो गया। तो इनके लिए एक एडिशनल कंडीशन ये है कि उनको परमिट सिस्टम होने के बाद एक एडिशनल कंडीशन ये है भैया, वो वाली कंडीशन तो वही सेम है, खुद पर्सन या पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, इन तीनों में से किसी का बर्थ प्लेस अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए। एडिशनली उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा इंडियन सिटीजन के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। यानी कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो आप, तो आप पहले 6 महीना इंडिया में रुकोगे, 6 महीने के बाद आप उसके एप्लीकेशन डालोगे कि भैया हमको इंडियन सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज किया जाए, और उसके बाद ऑफिसर आपको अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगा और तो आप अपने आप को इंडियन सिटीजन कह पाओगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका
तरीका है भाई, परमिट सिस्टम चालू होने के बाद, जो कि 19 जुलाई 1948 था, उसके बाद अगर आप एंटर हो रहे हो इंडिया में तो आपको 6 महीने का वक्त इंडिया में बिताना पड़ेगा। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन मेथड के तहत आपको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट हो जाएगी। तो दिस इज आर्टिकल 6। सिर्फ अपन को कंफ्यूज नहीं हो रहा है। आर्टिकल फिर डील्स विद इंडिया हु ऑलरेडी डोमिसाइल्ड इन इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑलरेडी इंडिया में डोमिसाइल्ड है। आर्टिकल 6 किसकी बात कर रहा है? हु केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द पार्टीशन एंड फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशंस फॉर सिटीजनशिप। ये आने वालों की बात कर रहा है, ये ऑलरेडी डोमिसाइल्ड इन इंडिया है उनकी बात कर रहा है। ठीक है, चलो अब क्या होता है कि कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो कि सपोज कोई एक फैमिली जो अमृतसर में रह रही थी, ठीक है, अब वायलेंस ब्रेकआउट हुआ। वायलेंस ब्रेकआउट होने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम लोग पाकिस्तान में जाकर सेटल होंगे, तो वो लाहौर जाके सेटल हो गए। लेकिन जब वो लाहौर जाके सेटल हुए पार्टीशन के ड्यूरिंग में, तो उनको ऐसा फील हुआ कि यार ये ऐसा एज एन एक्सपेक्टेड नहीं हुआ। उनके सारी ज़मीन, उनके खेत, उनकी फैमिलीज, फैमिली मेम्बर्स, सब कुछ उनका अमृतसर में रह गया, जो कि भारत में रह गया, और वो पाकिस्तान चले गए। तो उन्होंने कहा यार अब हमारी विंडो क्लोज हो गई कि इंडिया वापस आने की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा नहीं, अगर आप इंडिया से पाकिस्तान गए और देन पाकिस्तान से आप रिटर्न बैक इंडिया होना चाह रहे हो, तो आपकी सिटीजनशिप जो है ना, वो आपको कौन गवर्न करेगा? आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 6 से अलग कैसे है? आर्टिकल 6 में पाकिस्तान में जो रिसाइड करे थे वो इंडिया में मूव करे पार्टीशन के तहत। आर्टिकल 7 किसको डील कर रहा है? जो ऑलरेडी इंडिया में थे, पार्टीशन में पाकिस्तान गए लेकिन बाद में वापस से रिटर्न आना चाह रहे थे, वापस से अपने घर वापसी आना चाह रहे थे, उन लोगों को कौन डील कर रहा था? आर्टिकल 7। उनको ऐसा लगा कि भैया उनके लिए विंडोज क्लोज हो गई क्या? नहीं, उनके लिए विंडो क्लोज नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी कंडीशन उनकी अलग हो गई। उसमें कट ऑफ डेट अपनी क्या आती है? मार्च 1, 1947। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान गया है आफ्टर मार्च 1, 1947, दैट पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन इंडियन सिटीजन अंडर आर्टिकल 5 और 6। भाई आप इंडिया से पाकिस्तान गए 1 मार्च 1947 के बाद, उसके बाद आप वापस से रिटर्न आ रहे हो, तो उसको डायरेक्टली 5 और 6 में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उसको आर्टिकल 7 के तहत सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसको? उसके बाद एक उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? 1 मार्च 1947 के लिए पहले अपन ये समझ लेते हैं कि क्या हुआ था। पार्टीशन ऑफिशियली तो अगस्त 1947 में होना चालू हुआ था, लेकिन जो कम्युनल वायलेंस था ना, अपन ने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में पढ़ा था और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था कि जो कम्युनल वायलेंस हुआ था ना, डायरेक्ट एक्शन डे कॉल्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना एंड एवरीथिंग, इट ऑल स्टार्टेड इन मार्च 1947। सो मार्च 1947 से ही टेंशन्स बिल्डअप होना चालू हो गए, जिसके वजह से पार्टीशन का मूवमेंट चालू हो गया था। इसलिए हमने 1 मार्च 1947 कट ऑफ डेट ली है, बिकॉज अपन को किस चीज़ किस ऑडियंस को कैटर करना है? उस ऑडियंस को कैटर करना है जो कि पार्टीशन का डर से या फिर वायलेंस के डर से पाकिस्तान चला गया था, लेकिन फिर पाकिस्तान से वापस से इंडिया आना चाह रहा था। ठीक है, चलो ये अपना किसके लिए परमिट है? ये परमिट उसके लिए है जो पाकिस्तान से इंडिया परमानेंटली रिटर्न करके यहीं सेटल होना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि वापस से अपना डोमिसाइल इंडिया शिफ्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो उसको कुछ कंडीशंस और करनी पड़ेगी। सिंपल सा है, अगर वो इंडिया से पाकिस्तान गया 1 मार्च 1947 के बाद, उसके बाद वो इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन वापस से इंडिया आया विद परमिट फॉर सेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न, देन उसको अपन आर्टिकल 6 के अंडर मानेंगे। यानी कि अगर वो रिटर्न आते टाइम आर्टिकल 6 वाला जो परमिट वाली कंडीशन है उसको एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो फिर उसको वापस से आर्टिकल 6 के तहत माना जाएगा। आर्टिकल 6 के तहत उसको सिटीजनशिप फिर ग्रांट, उसके प्रोसेस के ग्रांट दी जाएगी। अपन को इतना ज़्यादा नहीं समझ रहा है, अपन को इतना नहीं समझना है कि भैया उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, उसको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, फलाना नहीं करना, नहीं। अपन को बेसिक रूल याद रखना है कि आर्टिकल 5 किसको डील कर रहा है, कि भाई जो अनडिवाइडेड इंडिया में जब इंडिया जो डिवाइड हो गया था पार्टीशन होने के बाद, भारत में जन्मा था या उसके पेरेंट्स या कोई या 5 साल से यहीं पर ही रह रहा था, उसकी बात चल रही है। आर्टिकल 6 किसकी बात कर रहा है? जो पाकिस्तान से इंडिया मूव करा। आर्टिकल 7 किसकी बात कर रहा है? जो इंडिया से पाकिस्तान गया लेकिन वापस से इंडिया वापस चाहा। अपन को मेजरली यही चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, किसी को भी डीम्ड इंडियन सिटीजन आर्टिकल 5 में बात है कि भाई आर्टिकल 5 में उनको माना गया था। 6 में अगर उसने कट ऑफ डेट के बाद आया है तो उसको परमिट सिस्टम के तहत थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 6 महीने के इंडिया में रुकना पड़ेगा। और आर्टिकल 7 में भी सेम चीज़ है कि उसको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ेगा। ठीक है, अपन को समझना है कि इफ पर्सन रिटर्न्स फ्रॉम पाकिस्तान आर्टिकल 7 ऑटोमेटिकली मेक्स हिम इंडियन सिटीजन, नो, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये अपना आर्टिकल 6 एंड 7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को निकाल रहा है पार्टीशन के। इसलिए मैंने बोला आपको कि करेंट डे में कौन सिटीजन है ये अपना सिटीजनशिप एक्ट बताता है, लेकिन उस टाइम पे अब पार्टीशन तो हर रोज तो हो नहीं रहा ना भारत में कि भैया हर 6 महीने में, हर 6 साल में, हर 50 साल में, हर 10 साल में पार्टीशन में। भगवान की दया से अपने तो ऐसा होएगा नहीं, अपन तो और बड़े ही होंगे, अपन छोटे तो होने वाले हैं नहीं। ठीक है,
तो उसके लिए अपन ने क्या करा कि भैया उस टाइम पे पार्टीशन को डील करने के लिए, उस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को डील करने के लिए अपन ने ये रखा। इसलिए ये आर्टिकल आज के तारीख में किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये उस टाइम पे सिटीजनशिप को बता रहा था और वो वहाँ पर खत्म हो गया, और इसीलिए इसमें से क्वेश्चंस भी नहीं आते। बस अपन को इसको एक थीम की तरह समझना है, या फिर कल को कोई क्वेश्चन पूछ लो उठा के मेंस में, तो अपन एग्जाम्पल दे सकते कि भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ह्यूमैनिटेरियन केस कॉसेस को भी कंसिडर करते हुए फ्रेमवर्क ऑफ सिटीजनशिप बनाया था। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। अब भले भैया ऐसी बात है कि ऐसा हो सकता है ना कि कोई इंडियन ऐसा भी हो सकता है कि बर्मा में रह रहा हो, अपना काम धंधे के लिए बर्मा में रह रहा हो, वहीं पर ही रह रहा हो और वहीं पर ही उसका काम चल रहा हो। अब मान लो आ गया 1947 का दिन या फिर 26 जनवरी 1950 का दिन, रिपब्लिक डे आ गया, वो अपना अफ्रीका में वहाँ पर जिंगा लाला हू करके बढ़िया तरीके से अपना पार्टी मना रहा है, बोल रहा मेरा देश आज़ाद हो गया, मेरा देश आज़ाद हो गया, मेरा देश आज़ाद हो गया। लेकिन उससे किसी अफ्रीकन ने पूछ लिया कि भैया आपका देश तो आज़ाद हो गया, पर आप खुद इंडियन सिटीजन हो भाई, आप तो आज की तारीख में यहाँ बैठे हो, आप तो अफ्रीका में हो, आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं। उसको भी डाउट आ गया यार ये क्वेश्चन का तो आंसर मैंने सोचा ही नहीं कि 26 जनवरी 1950 को मैं तो अफ्रीका में बैठ के अपनी पार्टी कर रहा हूँ, अपना काम धंधा कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मैंने तो खुद को तन मन धन से बचपन से भारतीय ही समझा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता नहीं कि चाहे बाहर हो। साउथ अफ्रीका में थे गांधी जी, तो गांधी जी का इंडियन सिटीजन नहीं थे क्या? इंडियन ही थे ना, खुद को इंडियन ही मानते थे ना जब साउथ अफ्रीका में थे। अंबेडकर साहब अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर गए, कोई किसी रीजन से बाहर गया तो वो थे तो इंडियन ही ना, तो उनको पता कि भाई अब इनका क्या होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को दिमाग में था कि भैया अपन को एक आर्टिकल ऐसा भी डालना है उन लोगों के लिए जो कि इंडियंस हैं, इंडियंस मानते हैं, लेकिन किसी कारण से फॉरेन में सेटल्ड है, लेकिन उनका डोमिसाइल फॉरेन है क्या? नहीं, डोमिसाइल फॉरेन नहीं है, वो अभी से फॉरेन में सेटल है। तो उन जैसे केसेस को कौन डील करेगा? आर्टिकल 8। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। भाई रिसाइडिंग इनसाइड इंडिया होता तो या तो 5 से 7 इन तीनों में से कहीं ना कहीं तो कवर हो जाता ना, इन तीनों में कवर नहीं हो रहा क्योंकि रिसाइडिंग आउटसाइड ही है, लिविंग इन अनदर कंट्री है। तो उस केस में या तो खुद या पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, वो सिंपल सी चीज़ है भाई, इंडियन ओरिजिन तो होना चाहिए ना। क्योंकि अगर मान लो कोई अफ्रीकन है और अफ्रीका में ही जन्मा है, अफ्रीका में बड़ा है, और वो बोले कि मेरे को तो भारतीय सिटीजनशिप चाहिए, ये आर्टिकल उसको डील कर रहा है क्या? नहीं, ये उसको डील कर रहा है या तो खुद या पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, यानी कि इंडियन ओरिजिन का बंदा वहां पर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ, इन तीनों में से कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाली बाउंड्रीज के अंदर, तो फिर उसको वहां पर इंडियन सिटीजनशिप मिलने का एक हक रखता है। लेकिन डायरेक्ट मिल जाएगी क्या? नहीं, सिंपल एक उसको प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किससे? इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन, इंडियन कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव इन द कंट्री विच दे आर रिसाइडिंग। ये अपन को बहुत ज़्यादा उसमें फैक्ट्स में नहीं घुसने का, अपन को सिंपल सा समझना है कि जो इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहा हो लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का, इंडियन ओरिजिन कैसे डिफाइन होगा? या तो खुद या पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में जन्मा होगा, अनडिवाइडेड इंडिया जो कि 1935 एक्ट के तहत इंडिया था, उसमें अगर जन्मा है तो वो जाकर इंडियन सिटीजनशिप के लिए इन तीनों में से किसी के भी पास जाकर अप्लाई कर सकता है, और वो अप्लाई करेगा तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप मिल जाएगा। सिंपल, ठीक है। चलो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, लिविंग आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट भैया इंडिया में इसमें होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन और कॉन्सुलेट, ये तो फिर ये किसको चल जाएगा? आर्टिकल 8 के थ्रू उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, 5 किसको डील कर रहा था? वापस से देख लेते हैं, डोमिसाइल्ड इन इंडिया। भाई ये तो भारत में सबसे सिंपल, इंडिया डिवाइड हुआ, दिल्ली में था, दिल्ली में पैदा हुआ, इंडियन सिटीजन, कोई ज्ञान मूव भी नहीं करा बाहर, नहीं पाकिस्तान में था, नहीं तो कुछ ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं। दूसरा, जो पाकिस्तान से भारत में आए। तीसरा, जो भारत से पाकिस्तान में गए लेकिन वापस से रिटर्न हुए। आर्टिकल 8, भाई जो है तो इंडियंस लेकिन बाहर रिसाइड कर रहे हैं। तो ये 4 आर्टिकल से अपन ने पढ़ ली। भाई और भी कुछ हो सकता है क्या? और भी कुछ हो सकता है कि ये सारा अपन ने कवर कर लिया? ठीक है, अपन ये देख लेते हैं, एक ट्रैप है। इंडियन ओरिजिन आर्टिकल 8 के लिए कंपलसरी है लेकिन इनफ नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसको इंडियन ओरिजिन के साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज होगी। चलो ठीक है, अब अपन आते हैं अब ये अपना सारा कवर हो गया, अपन आते हैं आर्टिकल 9 में। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? देखो मैंने ऊपर लिखा है कि मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ कि एक होता है ना आजकल, वो अपन गोवा जाते हैं या फिर अपन कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो फिर वो एक को टी शर्ट पहन के घूमते हैं, हिस हर वाली, और या फिर वो रहता है हिज सोलमेट, हर सोलमेट। तो उसमें ऐसा रहता है कि अभी नॉर्मल केसेस में प्लूरल नहीं होता, लाइक आपके 2 सोलमेट्स ऐसे नहीं डिफाइन हो रहे हैं। अब मेरे को डर लगता है कि भाई जेन जी तो बोल देगा नहीं सर माय लाइफ माय रूल्स, मेरे तो 2 सोलमेट है, यहाँ मैं 2 लोगों का सोलमेट बनूंगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल में बोल रहा हूँ कि सोलमेट कितने बनेंगे आपके? एक ही बनेगा ना भाई, उसका भी एक ही सोलमेट होगा ना। अगर वो सोलमेट चेंज हो सकता है लेकिन ऐड करे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही सोलमेट एग्जिस्ट करेगा ना। उसी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कहते हैं कि आप इंडिया में एक ही सिटीजनशिप मिलेगी,
यानी कि अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजनशिप ले रहे हो तो इंडिया में आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यानी कि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप को प्रमोट नहीं करता है। इंडिया ऐसा है कि भैया आप दो नेशंस को बिलोंग कर सकते हो क्या? अपन बोलते हैं कि नहीं। अपना सिंपल सा है कि भैया अपन अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरली सिटीजनशिप किसी और फॉरेन स्टेट के एक्वायर कर ली तो फिर उसके बाद वो अपना इंडियन सिटीजन नहीं कहला जाएगा। ठीक है, तो भैया ऐसा है, अब सिंपल सा समझो। आर्टिकल ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप कैंसिल करता है क्या? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल लेट डाउन करता है कि भैया इंडियन ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करेगा। डिटेल जो इन्फॉर्मेशन, डिटेल लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स हैं वो सिटीजनशिप एक्ट बनाता है। ठीक है, चलो अब अपन ने ये चारों तो अभी पढ़े थे, आर्टिकल 9 भी जुड़ गया कि वॉलंटरी एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप तो ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया अलाउ नहीं करता है। चलो अब ये तो हो गई, चलो भैया अपन ने इंडियन सिटीजन रिकॉग्नाइज कर लिया, कौन इंडियन सिटीजन नहीं है वो रिकॉग्नाइज कर लिया। अब भैया सिटीजन तो रिकॉग्नाइज कर लिया, पर ये सिटीजन रहेगा कब तक? ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि भैया 5 साल तक वैलिड है, आप बोलो अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद सब कुछ नहीं। सिंपल सा है, सिटीजनशिप एक्ट जो है ना, ये सिटीजनशिप जो है ना, ये आपको नॉर्मली इन्होंने सिटीजनशिप मान लिया। अब ऐसा कुछ नहीं बोला कि भैया इतनी टाइम तक आप रहोगे या इसके बाद आपको फलाना निपटाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक चीज डाल दी कि आगे के रूल्स रेगुलेशंस और आगे की पूरी जिम्मेदारी जो है ना, इसकी कौन करेगा? पार्लियामेंट। तो ये आर्टिकल जो 10 है ना, ये दो चीजें बताता है। एक चीज क्या? कंटिन्यूटी। If a person became an Indian citizen under this, then he continues to be an Indian citizen. मतलब citizenship does not automatically expire. लेकिन पार्लियामेंट कैन रेगुलेट सिटीजनशिप। अब पार्लियामेंट जो एक्ट बनाएगा ना, आगे अब 1950 में तो पता नहीं भैया क्या एक्ट बनाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब पार्लियामेंट के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया कि पार्लियामेंट जब एक्ट बनाएगा तो वो रिकॉग्नाइज करेगा भाई आगे सिटीजनशिप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो नॉर्मल केसेस में ऑटोमेटिकली एक्सपायर नहीं होगी, लेकिन आगे की चीजें यानी कि एक्विजिशन, टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, डेप्रिविएशन, उसके बाद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सिटीजन, ये सब कौन बताएगा? ये पार्लियामेंट। और इसके लिए पार्लियामेंट ने क्या बनाया? सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, तो कंटिन्यूस ऑफ सिटीजनशिप बताता है, सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। सब्जेक्ट टू लॉ इसलिए भाई पार्लियामेंट इस लॉ में कुछ और डाल देता, ऐसा डाल देता कि भैया 1950 या आज की तारीख में वापस से सिटीजनशिप अपन चेक करेंगे और फलाना ढिमकाना, वो पार्लियामेंट के ऊपर पावर छोड़ दी पूरी। अब उसने क्या करा वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 5 to 9 आंसर्स द क्वेश्चन हु बिलोंग्स टू इंडिया। 10 आंसर करता है कि भैया कितने टाइम तक उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। सर बोले कि सर ये सब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिख दिया? भाई 1950 में कौन सिटीजन है ये तो उन्होंने बता दिया। अब 10 साल बाद, 20 साल बाद और टेरिटरीज एक्वायर करेंगे, स्टेट्स बनेंगी, अपना इंडिया बड़ा होगा, देन उसके बाद चीज़ें और कैसे चेंज होती है, कैसे दुनिया इवॉल्व करती है, अपन सिटीजनशिप कैसे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें करने के लिए हर बार कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड कर नहीं सकते भाई। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक अपना थीम डॉक्यूमेंट है। तो इस वजह से इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर पावर छोड़ दी कि आप आगे का सारा जिम्मा संभालो, लूज लॉज रेगुलेशन सब आप बनाओ। तो ये चीज उन्होंने कहाँ मेंशन करी? आर्टिकल 11 में। ये पावर भी तो देनी है ना कहीं पे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? इसमें आर्टिकल 11 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन शुड ले डाउन बेसिक फ्रेमवर्क बट फ्यूचर गवर्नमेंट मस्ट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ये किसने बोला? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी फ्यूचर रूल इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमर्स ने क्या बोला? रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट को कि भैया आप आर्टिकल तहत के तहत आप संभालो आगे का सिटीजनशिप, ये हम लोग नहीं संभालेंगे। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या बोलता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि लॉज बनाने की पूरी पावर सिटीजनशिप के आस्पेक्ट में किसके पास आ गई? पार्लियामेंट के आस्पेक्ट। तो पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है? पार्लियामेंट एक्विजिशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन, कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें कहाँ बताएगा? सिटीजनशिप एक्ट में बताएगा डिटेल प्रोसेस के साथ। ठीक है, चलो तो कौन सिटीजन है ये अपना आर्टिकल 5 to 11 में आकर अपन ने पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, अब अपन आगे क्या बढ़ते हैं? अब इसके साथ साथ सिटीजनशिप अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला है ना, वो आगे आकर अपना खत्म होता है। अब इसके साथ क्या दो कंसेप्ट और जुड़ते हैं। वो दो कंसेप्ट कैसे जुड़ते हैं? एक है अपना NRI, एक OCI। अपन इसी को भी कंटिन्यूशन में ही पढ़ लेते ताकि अपना अभी अपन ने सिटीजनशिप पढ़ी तो अपन उसको थोड़ा सा कंटिन्यूशन पढ़ लेते। अब आप समझो, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 3 भाई की कहानी में। 3 भाई की कहानी है। एक भाई ने बोला कि यार मेरे को यहाँ पर मज़ा तो आ रहा है काम करने में, लेकिन यार मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ और मेरे को ना हबीबी करके उसने मैं दुबई जाके काम करूँगा, वहाँ पैसा कमाऊँगा, पैसा जोड़ूंगा, फिर यहाँ आके सेटल होऊंगा इंडिया में। तो ठीक है भाई, तो भाई कहाँ चल जाता है? एक भाई चला गया कहाँ पे? दुबई।
काम करने के लिए उसने वहाँ पर तेल की फैक्ट्री में बढ़िया काम करा, खून पसीनी मेहनत करके वहाँ काम करा। उससे पूछा भैया तुम इंडियन सिटीजन हो कि नहीं? उसने कहा अरे इंडियन सिटीजन नहीं हूँ, मैं तो बस काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप तो लेकिन यार तुम तो यहीं पर ही रह रहे हो 5-6 साल से यार, तुम याद ही नहीं इंडिया कब गए थे? अरे मेरे को लपक के काम करना, मैं एक ही बार में इंडिया जाऊँगा फिर वापस आऊँगा नहीं यहाँ पर दुबई, मैं तो बस काम करने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, तो आप तुम सिटीजन हो? बोले हाँ। तो वो सिटीजन को क्या बोलेंगे भैया? एनआरआई। तो एनआरआई एक सिटीजन होता है क्या? यस, नॉन रेसिडेंट इंडियन एक सिटीजन है। आप कंफ्यूज नहीं होना, कॉमर्स के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकम टैक्स में एनआरआई के लिए अलग रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं, कुछ कुछ टैक्सेस अलग एप्लीकेबल हो जाते हैं, टैक्स रेट्स अलग एप्लीकेबल हो जाती है, टैक्स डिपोजिशन अलग एप्लीकेबल होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन नहीं है भाई, वो है सिटीजन ऑफ इंडिया ही, बस उनको एनआरआई रिगार्ड करा गया है। उनके पास बाकी सारे राइट्स जो सिटीजन के पास होते हैं वो सारे हैं। ठीक है, तो एक अपना कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एनआरआई हो गया जो कि बाहर रिसाइड हो रहा है किसी कारण की वजह से, लेकिन वो अपने खुद को इंडियन मानता है और इंडियन सिटीजन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, उसने वहां की सिटीजनशिप नहीं ली हो। अपने को कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट याद रखना है, ड्यूअल सिटीजनशिप अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। चलो एक दूसरा भाई है, दूसरा भाई का पंजाब चला गया। उसने जब पंजाब गया उसने कहा यार पंजाब तो पंजाब कनाडा, कनाडा पंजाब, पंजाब कनाडा एक ही चीज है, तो भाई पंजाब बसते कनाडा में। वो कनाडा चला गया, कनाडा चला गया, उसने क्या सिटीजनशिप ले ली। अरे तो इंडियन सिटीजन रहा नहीं। क्यों? इंडियन सिटीजनशिप तभी है क्योंकि वहां ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। तो जब वो कनाडा चला गया, वो कनाडा से कनाडा चला गया, तो उसने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली। तो भाई वो पंजाब से कनाडा जब गया तो कनाडा सिटीजनशिप लेते ही उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा क्योंकि इंडियन ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। चलो ठीक है, लेकिन यार एक बात बताओ, वो इंडिया से जुड़ा हुआ तो है, रिकॉग्नाइज तो है, तो भारतीय सरकार ऐसे लोगों के लिए कुछ लाती है क्या? लाती तो है। पहले कंसेप्ट था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO करके रिकॉग्निशन मिलता था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है, अब सरकार ने वो देना बंद कर दिया है। उस स्कीम को इन्होंने मर्ज कर दिया एक दूसरी स्कीम में जिसका नाम है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा सर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अभी तो आप कह रहे थे कि ये कनाडा का सिटीजन है। हाँ, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक नाम है, डेजिग्नेशन है, OCI। लेकिन OCI डज नॉट मीन इंडियन सिटीजनशिप, इट इज जस्ट अ फेवर टू इंडिया, जिसका थोड़ा बहुत इंडिया से रिलेटेड पास्ट रहा हो उसको एक OCI स्टेटस देते हैं। OCI स्कीम जो है ना, दिस इज नॉट ग्रांटिंग ऑफ सिटीजनशिप, दो इट हैज सिटीजन वर्ड इन इट्स नेम, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। OCI इज नॉट ड्यूअल सिटीजनशिप, द पर्सन होल्डिंग OCI कार्ड इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। यानी कि वो है तो ओवरसीज सिटीजन, लेकिन उसका इंडिया में कुछ रूट्स बिलोंग करते हैं। ऐसा करा क्यों? ऐसा क्यों करा भाई? अब जो OCI यानी कि उसने कनाडा की सिटीजनशिप तो ले ली, लेकिन वो भारत तो आता रहेगा ना अपने भाई लोगों से मिलने के लिए। अब क्या होता है, जब भारत आता रहेगा तो उसको भारत में क्या पता उसकी जमीन भी हो कोई, भाई यहाँ पर उसके भाई है तो पुश्तैनी नहीं जमीन हो, आता रहता मिलने के लिए, बढ़िया रिलेशन मेंटेन करके। तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ी सी क्लैरिकल चीज़ें होती हैं ना, यानी कि जैसे OCI को उन्होंने कुछ चीज़ें ईजी कर दी, उनको लाइफ टाइम वीज़ा दे दिया भैया कि जिसके बाद OCI कार्ड उसको लाइफ टाइम वीज़ा मिलेगा। तो कुछ उनको फेवर करने के लिए, या फिर इंडियन डायस्पोरा को, यानी कि वहाँ का जो बाहर रह रहे हैं जिन्होंने बाहर की सिटीजनशिप ले ली, वो इंडियन सिटीजन नहीं रहे। अक्षय कुमार साहब ने ऐसा बीच में मेरे को आ रहा था कि उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, दिलजीत दोसांझ की इंडिया में सिटीजनशिप नहीं है, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई अगर स्टार है वो बाहर रह रहा है और उसने वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, लेकिन वो इंडिया में भी उसके रूट कनेक्टेड है, तो उसको OCI कार्ड मिलेगा। OCI कार्ड मिलेगा तो OCI कार्ड से उसको कुछ चीज़ें बेनिफिट की मिलेंगी, जिस वजह से उसको रहेगा। तो क्या होगा, इंडिया NRI कौन हुआ? सिटीजन हु रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया। नोटिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टिल एन इंडियन सिटीजन, इंडियन पासपोर्ट रहेगा, इंडियन सिटीजनशिप रहेगी, वोटिंग राइट्स रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स भी उसके पास रहेंगे। इंजीनियर को दुबई में वर्क कर रहा है, डॉक्टर UK में वर्क कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर US में वर्क कर रहा है, ये सब इंडियन सिटीजन है, बस ये लोग NRI हैं। अनटिल एंड अनलेस ये किसी और कंट्री की वो ले लें, सिटीजनशिप ले लें। ठीक है, OCI ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें सिटीजन नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये सिटीजनशिप नहीं है, ये स्पेशल इमिग्रेशन स्टेटस देते हैं। क्यों भैया? फॉरेन सिटीजन है, पहले इंडियन सिटीजन था, या फिर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वर इंडियन सिटीजन, या तो खुद पहले इंडियन सिटीजन था उसने फिर बाहर की ले ली, या फिर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन रहे, तो उनको OCI स्टेटस मिल सकता है। OCI स्टेटस डज नॉट मीन सिटीजनशिप, ये मैं आपको 10वीं बार बोल रहा हूँ शायद से, लेकिन OCI स्टेटस के लिए कुछ चीज़ें हैं कि भाई कौन एलिजिबल नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन्स को नहीं है, अपन ने उनको डिसअलाउ कर रखा है। नॉट एलिजिबल कौन है? पाकिस्तान बांग्लादेश वाले, ठीक है।
उसके बाद कोई और कंट्री जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं वो लोग भी अलाउड नहीं है। जो इंडियन ओरिजिन के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करें, जिसका इंडिया से कुछ ताल्लुकात ही नहीं था, ना वो खुद इंडिया में था, ना पहले इंडियन का सिटीजन था, ना उसके बाप दादा कोई सिटीजन थे, कुछ भी नहीं था, तो फिर वो इंडियन से ओसीआई बनेगा क्या? नहीं, इंडियन ओरिजिन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। फॉरेन स्पाउसेस हु डू नॉट मीट द सर्टेन कंडीशंस, ये बहुत ज़्यादा क्लैरिकल पॉइंट आ जाता है। बेसिकली उनके लिए कोई स्पेशल कंडीशन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन था पहले, उसने बाहर की सिटीजनशिप ले ली तो उसको ओसीआई कार्ड का स्टेटस मिल सकता है, लेकिन उसकी जो स्पाउस है वो स्पाउस को ओसीआई कार्ड का स्टेटस कैसे मिलेगा? उसके लिए मैरिज कुछ टाइम तक एग्जिस्ट करनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ओसीआई से फायदा क्या है? उसको लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाएगा इंडिया का, नो रिपीटेड वीजा एप्लीकेशन होंगे, रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वर्क एंड स्टडी इन इंडिया इन मेनी सेक्टर्स, पैरिटी विद एनआरआई, सेवरल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन मैटर्स। तो ये कुछ फायदे देने के लिए भाई, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के लिए है तो इसलिए उनको कुछ इंडियन का कनेक्शन है तो वो कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, अपन इसको कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करते हैं तो भैया ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन जो अपना आर्टिकल 8 करता है रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये सिटीजनशिप पहले अलाउ करते थे। आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, ये कब कमेंसमेंट यानी कि 26 जनवरी 1950 पे अप्लाई करता था, अभी अप्लाई करते कि नहीं? अभी सारी की सारी चीज़ें कौन देखेगा? सिटीजनशिप एक्ट। और आर्टिकल 9 जो है वो बाहर की सिटीजनशिप ले लेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप कैंसिल होगी। ऐसा नहीं था ऑटोमेटिकली होगी, लेकिन ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया अलाउ नहीं करता, उसकी चीज़ें कौन बताता है? सिटीजनशिप एक्ट बताता है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि ओसीआई और एनआरआई क्या है? एनआरआई इंडियन सिटीजन है, ओसीआई सिटीजन नहीं है, एक स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस है। यहाँ आकर अपना सिटीजनशिप इन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, अपना एनआरआई खत्म हुआ, अपना ओसीआई खत्म हुआ। इसके बाद ये अपन ने क्यों समझा उसका रीज़न भी ये बता देता हूँ कि अब अपन पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट। उसमें ये पढ़ेंगे आगे कि कैसे कैसे अपन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। उसमें से एक पॉइंट है जिसमें कोई फॉरेन नेशनल इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, वो को अमेंड किया था 2019 में, जिसकी वजह से बवाल खड़ा हो गया था। और उसी से रिलेटेड है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी। उन दोनों को कनेक्ट करके इतना बवाल खड़ा करा था। अपन उस पूरे बवाल को डिकोड करेंगे कि वो एक्चुअली बवाल करने लायक था कि नहीं था, या जो प्रोटेस्ट सबको दिखाया जा रहा था वो दिखाया जो जा रहा था वो प्रोटेस्ट एक्चुअली कितना सही था कितना गलत था, वो खैर अपन डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन अपन समझेंगे कि वो लॉ है क्या रहा था, उसका पर्पस क्या था, और प्रोटेस्ट उसको किस तरीके से दिखाया गया, ताकि अपन को एक एग्जाम्पल पता पड़े कि यार क्यों अपन को रीडिंग बिटवीन द लाइंस और समझ के चीज़ें करनी चाहिए एक सिटीजन होने के नाते। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। उस पूरा जो थीम है ना उसको समझने के लिए ही अपने 2 लेक्चर लग रहे हैं कि पहले अपन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताते हैं वो पढ़ेंगे, इसे बहुत ज़्यादा याद करने का नहीं है। देन सिटीजनशिप का सिंपल सा पढ़ेंगे भाई कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं। उसमें जो पॉइंट अमेंड करा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, उस पर फोकस करके पढ़ेंगे। देन आगे देन एनआरसी का पढ़ेंगे, और ये पूरा चैप्टर डीकोड करके सिटीजनशिप को खत्म करके बंद करके रख देंगे एक थीम समझ के। ठीक है, चलो।